हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बिल्कुल फ्रेश न्यू चैप्टर जिसका नाम है बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे कि इसके नाम से इसका मीनिंग वैसे डिफाइंड है, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पर हम लोग कैपिटल की बनावट, स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली कैपिटल कैसी होनी चाहिए, राइट। बनावट का मतलब यहाँ पर यह है कि किस शेप में हमारी कैपिटल होनी चाहिए, कि उस कैपिटल के अंदर कितना अमाउंट कौन से सोर्स से आना चाहिए। लाइक जिसमें पॉसिबल कि कैपिटल का सोर्स डेब्ट हो, इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, या बैंक लोन हो, या बॉन्ड्स हो, या डिबेंचर्स हो, या जीडीआर हो, एडीआर हो, राइट। ब्रॉडली स्पीकिंग हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी में किसी भी फर्म्स की कैपिटल को बांटते हैं, राइट। बट उसी को हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर मैं आपसे बात करूं तो हम लोग डिफरेंट नाम से और भी जानते हैं। वन ऑफ द नेम इज ऑफ द चैप्टर इज EBIT EPS एनालिसिस। सो ये भी इसका दूसरा नाम है, राइट। सो डिफरेंट नाम हो सकते हैं, मीनिंग वही है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब हमारे कंपनी के कैपिटल के सोर्सेस की बनावट, कि हमारी कंपनी के कैपिटल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, राइट। समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा सपोज करो कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर मान लो 500 करोड़ रुपया जो है कंपनी के पास, कंपनी का कैपिटल होना चाहिए। लेट अस से कि जो कंपनी है ये नई फॉर्म होने जा रही है, नई शुरुआत होने जा रही है इस कंपनी की, और उस कंपनी की कैपिटल जो है वो 500 CR का होना चाहिए, राइट। अब हमारी कंपनी जो है ये डिसाइड करने जा रही है जो 500 CR है वो कहाँ से आना चाहिए। देयर मे बी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द फंड, जैसे कि मैंने आपको कहा मैंने कहा कि डेप्ट हो सकता है, राइट। आज जब हम डेप्ट बोलते हैं तो हमारा मतलब बैंक लोन से होता है, हमारा मतलब डिवेंचर से होता है, हमारा मतलब बॉन्ड से होता है, मतलब किसी भी ऐसे सोर्स से होता है जहां पर कि इंटरेस्ट कंपोनेंट हर साल पे किया जाए और एक समय के बाद ये जो अमाउंट ऑफ डेप्ट है वो रिडीम कर दिया जाए। मतलब कंपनी आज पैसा उधार ले और कुछ समय के बाद वो पैसा वापस भी कर दिया जाए। लेट अस से कि ये जो डेप्ट है इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी ऑलरेडी फिक्स्ड है, जनरली फिक्स ही होता है, लेट अस से 10%, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास 500 CR का जो कैपिटल है उसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंटेंट जो है वो डेप्ट से आए, यानी कि बैंक लोन से आए, यानी कि डिबेंचर से आए, वगैरह वगैरह। ये भी हो सकता है कि ये जो मैक्सिमम सोर्स ऑफ फंड है वो इक्विटी शेयर कैपिटल से आए, इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। आप बता सकते हो कि इक्विटी शेयर कैपिटल से अगर फंड्स आता है तो उसका क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, सोच के बता सकते हो। देखो, इक्विटी के लिए अगर आप सोचोगे ना तो इक्विटी में बेसिकली सबसे बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये है कि आज अगर हमारी कंपनी इक्विटी फॉर्मेट में पैसा रेस करती है तो कंपनी को इस पैसे को वापस पे करने की कोई टेंशन नहीं है ना भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल रिडीम कब किया जाता है? कभी नहीं। क्या कंपनी कभी भी इक्विटी को रिडीम करने के लिए कोई भी फंड, कोई भी पैसा क्या कभी भी बनाती है, सोचती है कि हम कंपनी के इतने पैसे इक्विटी के रिडीम करेंगे? नो, राइट। बायबैक ऑफ शेयर इज समथिंग डिफरेंट थिंग, कि अगर कंपनी चाहे तो बायबैक ऑफ शेयर्स के कंपनी के इक्विटी को कुछ कम कर सकती है, बट दैट इज नॉट प्रोविजनल, दैट इज बेस्ड ऑन द इनकम जनरेटेड। मतलब अगर प्रॉफिट कभी कंपनी का बहुत ज़्यादा हुआ, कंपनी डिविडेंड ना डिस्ट्रीब्यूट करके कंपनी जो है इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर लेती है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। बट कभी कंपनी इक्विटी बायबैक के लिए प्रोविजन नहीं करती है स्टार्टिंग में, बट डिबेंचर्स अगर इशू कर दिए तो डिबेंचर्स अगर आज इशू किए हैं और 10 लाख या 10 साल या 15 साल के बाद जब रिडीम करने जा रहे हैं करेंगे तो वो 15 साल पहले से ही, आज से ही प्रोविजन बनाना शुरू कर देना होता है। सिंकिंग फंड जो है एक जनरेट करना शुरू कर देना होता है, ताकि 15 साल के बाद जब इन डिबेंचर्स की रिडम्पशन की जाए तो हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, राइट। तो इक्विटी का सबसे बड़ा फायदा, बेनिफिट तो ये है कि पैसा ले लो और उसके बाद देने की टेंशन खत्म, राइट। आप देखते हो मार्केट में बहुत सारे नए IPO आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर,
राइट। तो वो आईपीओ आते ही इसलिए है कि पैसा पब्लिक से रेस करने के बाद ये पैसा वापस तो करना ही नहीं होगा। आईपीओ का साइज भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, 800 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, राइट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च अ वेरी 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 न्यू बिग आईपीओ, दैट इज LIC ऑफ इंडिया, जो कि कहा जा रहा है कि इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, जिसकी वैल्यूएशन जो है, मतलब अभी तो लगाना भी मुश्किल पड़ रहा है कि कितनी वैल्यूएशन से इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। बट आईपीओ से होगा क्या कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टेक, अपना जो इन्वेस्टमेंट है LIC ऑफ इंडिया में, वो पब्लिक को बेच देगी और पैसा खुद अपनी जेब में रख लेगी। इससे क्या होगा, कंपनी का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो मीट हो जाएगा और ये पैसा कभी भी पब्लिक को वापस पे करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा फायदा होता है पैसा इक्विटी से अगर आप आज रेस कर रहे हो तो वापस पे करने की टेंशन खत्म, ये फायदा है। और नुकसान क्या है इक्विटी से पैसा रेस करने का? नुकसान ये है कि डेप्ट में तो पता है कि हर साल क्या पे करना है, 10%, 11%, जो भी पहले रेट डिसाइड हो गया। बट इक्विटी में कभी भी रेट ऑफ डिविडेंड पहले से डिसाइडेड नहीं होता। अब क्योंकि इक्विटी के शेयर्स का पहले से डिविडेंड डिसाइडेड नहीं होता, इसलिए डिविडेंड का अमाउंट हर साल पे करना होता है और जनरली शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन होती है कि डिविडेंड का अमाउंट पुराने ईयर से हमेशा हमेशा ज़्यादा पे करोगे, राइट। तो ये हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का नुकसान है, राइट। और साथ ही साथ इक्विटी शेयर होल्डर में आप शायद सही सोच रहे हैं कि टैक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो एट द एंड किया जाता है। इनकम स्टेटमेंट में जब हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो पहले सेल्स लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, दैट करके सबसे लास्ट में जो है हम प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस करते हैं। मतलब टैक्सेस पे करने के बाद हमारा इक्विटी डिविडेंड इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम, राइट। अब क्योंकि इक्विटी शेयर डिविडेंड जो है वो टैक्स डिडक्टेबल आइटम नहीं होता, इसलिए हमारे टैक्स का बेनिफिट हमारे डिविडेंड पे करने के कारण से कंपनी को कुछ भी नहीं होता। जबकि हमारी कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है तो ये जो 10% डेब्ट यानी कि 10% इंटरेस्ट पे कर रही है अपनी पॉकेट से, उस इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस दिखाया जाता है। और क्योंकि एज एन एक्सपेंस दिखाया जाएगा 10% इंटरेस्ट को, उस इंटरेस्ट पर हमारी कंपनी अपना खर्चा क्लेम करती है और खर्चा जब बढ़ता है तो टैक्स पे कम करना पड़ता है, राइट। सो डेब्ट का जो इंटरेस्ट है दैट इज टैक्स डिडक्टेबल, इसलिए हमारी कंपनी के खर्चे बच जाते हैं। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो डिविडेंड हमारी कंपनी का एक किस्म से खर्चा ही नहीं है, इसलिए वहां पर टैक्स की सेविंग नहीं हो पाती, राइट। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बेनिफिट है, पैसा लिया कभी वापस देने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ चंदा, है ना, डोनेशन। हालांकि डोनेशन नाम देना गलत है इसको, बट डोनेशन में तो ये होता है पैसा लो और वापस देने की टेंशन खत्म। तो इक्विटी जो है ऑलमोस्ट वैसे ही काम कर रही है, बट हाँ डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा। और डेप्ट में जो है बेनिफिट काफ़ी सारे हैं, राइट। बट डेप्ट में नुकसान भी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों बताओ हमारे डेप्ट में क्या नुकसान है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। नुकसान है कि अगर आपने एक बार डेप्ट रेस कर लिया तो आपको पैसा वापस पे करना पड़ेगा, और वो पैसा इंटरेस्ट भी आपको हर साल वापस पे करना पड़ेगा, चाहे तो आप प्रॉफिट कमाओ चाहे प्रॉफिट ना कमाओ। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि इतनी बड़ी हो गई थी, उसके बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे ना करने के कारण से, डेप्ट की रिडम्पशन ना पे करने के कारण से खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। मैं आपको नाम देता हूँ, एक बहुत अपने समय की बड़ी कंपनी थी किंगफिशर, राइट। अपने समय की बहुत बड़ी कंपनी, बहुत इतनी बड़ी कि कोई वहां पर जब नया एम्प्लॉय जाता तो अपने आप को एक रेपुटेशन अपनी समझता कि यार मैंने किंगफिशर ज्वाइन कर लिया, राइट। और आज के डेट में किंगफिशर का नाम लेते ही समझ में आता है कि ये डूबी हुई कंपनी है। और DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड, राइट, वो अपने समय की बहुत बड़ी कंपनी, बट जब इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाई, उधार इतना ज़्यादा लिया कि इंटरेस्ट पे नहीं कर पाई, प्रिंसिपल रिडीम नहीं कर पाई, खत्म, खल्लास। और
इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हुए हैं। एक एमटेक ऑटो करके नाम हुआ है, शायद आपने नहीं सुना होगा। कंपनी भी सिर्फ इसी कारण से बर्बाद हुई है कि डेप्ट कंपनी पे बहुत सारा था, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाई। जब कोई भी कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती तो डिबेंचर होल्डर्स को ये राइट होता है कि वो कोर्ट में जाकर इस कंपनी के अगेंस्ट में एनसीएलटी के अंदर जो है इस कंपनी के वाइंडिंग अप का भी जो है केस डाल सकते हैं। अपनी पेमेंट के लिए तो डाल ही सकते हैं कि मुझे पेमेंट नहीं मिली, पहले मुझे पेमेंट मिलनी चाहिए। उसके अलावा भी कंपनी को वाइंड अप भी करवा सकते हैं, राइट। सो इसलिए कोई भी कंपनी जब जनरली इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती, लाइक मैं अभी फिलहाल एक नाम बता रहा हूँ जो कि बहुत बड़ी कंपनी है और डूबते डूबते बच गई, फिलहाल तो बच गई, वोडाफोन आइडिया। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी मार्केट में ये पूरी न्यूज़ थी कि कंपनी जो है पेमेंट नहीं कर पाएगी इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल की, बट और साथ ही साथ बैंक्स मतलब उनको उसके प्रमोटर ने भी आगे बोल दिया था टीवी पर कि सर हम लोग जो है आने वाले समय में नहीं पे कर पाएंगे। बैंक ने प्रोविजन बना लिया था कि कंपनी डूबने वाली है, बट कंपनी ने एनी हाउ इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो है टाइम पे पे किया और मार्केट में फिर से अब सर्वाइवल की ओर जा रही है। आगे क्या होगा नोबडी नोज, बट इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे नहीं किया तो ये श्योर है कि कंपनी का डूबना तय है। सो इंटरेस्ट पे करने की जो लायबिलिटी है ना वो बन जाती है किसी भी कंपनी की अगर वो डिबेंचर्स इशू करती है, अगर वो बैंक लोन लेती है, राइट। तो इसलिए जरूरी है पहले ये डिसाइड करना कि हमें डेप्ट लेना कितना है, हमें जो है बैंक से लोन लेना कितना है। अगर हम अपनी लिमिट से ज़्यादा भी लोन लेंगे तो फिर डूबना तय है। इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं कि अगर मैं एज एन इन्वेस्टमेंट सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए मुझे स्टॉक मार्केट में लगाना है और मुझे एक नई कंपनी का सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन के समय भी मैं ये जरूर देखता हूँ कि वो कंपनी जिसमें मैं पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ उसने पैसा कहीं बहुत सारा उधार तो नहीं लिया हुआ, और अगर कंपनी ने पैसा ऑलरेडी बहुत सारा उधार लिया हुआ है सो आई हैव टू थिंक कि मैं इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। क्योंकि कंपनी ने अगर पैसा उधार ज़्यादा लिया हुआ है, इंटरेस्ट का बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा तो इंटरेस्ट ही खा जाएगा। जब इंटरेस्ट ही खा जाएगा तो इक्विटी होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड की फॉर्मेट में मिलेगा क्या? इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो पहले मुझे देखना होगा कि कंपनी का जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो क्या है, डेप्ट कितना है, कंपनी जो इक्विटी के कंपैरिजन में जो डेप्ट रख रही है वो कितना है। जैसे कि मार्केट में एक जनरल ट्रेंड है कि 2:1 इज द आइडल रेशो। आइडल रेशो मतलब डेप्ट अगर इक्विटी 1 रुपए की है तो डेप्ट 2 का हो सकता है, दैट इज आइडल, मतलब इतना जायज है। बल्कि नया इन्वेस्टर, हम जैसा इन्वेस्टर तो 1:1 को ही आइडल मानता है। 1 रुपए का खुद का है तो 1 रुपया मैक्सिमम टू मैक्सिमम उधार ले लो, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। पर कंपनी इससे ज़्यादा उधार लेती है, रिस्क में आती हैं, राइट, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर डेप्ट ज़्यादा लेंगे तो ये सस्ता पड़ेगा। तो सस्ते के चक्कर में जो है अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी डिविडेंड पे करना नहीं पड़ेगा, टैक्स एक्सपेंस जो है ट्रीट करके टैक्स की डिडक्शन भी ले लेंगे, तो ये डेप्ट का जो अमाउंट कंपोनेंट है ना वो हमेशा सस्ता पड़ता है। तो इसी सस्ते के चक्कर में कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट रेस करती हैं, जब डेप्ट रेस करती है इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती, कभी कभी रिसेशन आ जाता है, कोरोना काल आ जाता है, या XYZ कोई और डिमोनेटाइजेशन आ जाता है, XYZ रीज़न आ जाता है, तो कंपनी जो है बर्बाद हो जाती है, राइट। सो इसलिए ये पहले डिसाइड करना कि इक्विटी से पैसा रेस करना है, डेप्ट से पैसा रेस करना है, और इसके अलावा एक तीसरा सोर्स ऑफ फंड्स है जो कि आपको मालूम भी है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस, हाँ जी सर। नहीं बच्चे, आपका जो सवाल है वो ये कि क्या कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो आइडल, देखो ये आइडल किसने बनाया, ये आइडल किसने बनाया, आइडल डेप्ट इक्विटी रेशो ये किसने बनाया बताओ? हु इज द पर्सन हु मेक 2:1 एज ए आइडल रेशो? somebody says नहीं 3:1 is the ideal ratio, somebody says नहीं 4:1 is the ideal ratio, I say that 1:1 is the ideal ratio. Who formed this?
आइदर यू और मी, राइट, हमने ही बनाया हुआ है। तो मैंने कहा कि मार्केट में ये चलता है, बोलते हैं कि भैया 2:1 इज द बेस्ट आइडल रेशो, मतलब दैट इज फाइन, मैं आपकी बात को मना नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम सेइंग यू कि भैया ये भी मुझे रिस्की लगता है। इफ आई एम ए इन्वेस्टर, मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, मुझे मालूम है कि डेप्ट इक्विटी का मतलब क्या है। मतलब है कि कंपनी 2:1 का मतलब है कि अगर 1 रुपया कंपनी का अपना है तो 2 रुपये उधार लिए हुए हैं, है ना। तो अगर मान लो कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए इक्विटी के हैं तो 200 करोड़ रुपए उधार लिए हुए हैं, तो 200 करोड़ अगर उधार लिए हुए हैं तो कंपनी 200 करोड़ के ऊपर पहले इंटरेस्ट पे करेगी, और साथ ही साथ हर साल प्रोविजनिंग करेंगे कि इस पैसे को वापस कैसे पे किया जाए। उसके बाद ग्रोथ के बारे में सोचेगी, और इंटरेस्ट जो पे करेगी वो प्रॉफिट का हिस्सा एक पूरा बड़ा हिस्सा खा जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो हमारे इक्विटी होल्डर्स को बचेगा। सो एज एन इन्वेस्टर मैं अगर अपने पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मेरी मर्जी है, मैं जिस मर्जी को आइडल मालूम, मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जहां पर जो इक्विटी हो वो हो ही ना। दैट इज माई विश। मेरा पैसा है ना, तो यहां पर कौन आइडल रेशो डिसाइड करेगा? मैंने कहा मुझे तो डेप्ट जीरो वाली कंपनी चाहिए, मुझे तो ऐसी कंपनी चाहिए जहां पर डेप्ट ना हो। आप टीसीएस उठा के देखो, टीसीएस, इन्फोसिस, यू विल फाइंड आउट देयर इज नो डेप्ट। आईजीएल उठा के देखो, देयर इज नो डेप्ट। सो कंपनीज मार्केट में है ऐसी जिसमें डेप्ट नहीं है, राइट। आई फील मोर सेफ इन दोज कंपनीज वेयर द डेप्ट इज जीरो, बट दैट इज माई थिंकिंग बिकॉज हियर माई मनी हैज टू बी इन्वेस्टेड इन टू द मार्केट, राइट। तो अगर मेरा पैसा है तो मैं डिसाइड करूंगा, आपका पैसा है तो आप डिसाइड करोगे। आप 2:1 को आइडल रेशो मानना, हो सकता है कि आपके कोई साथी हो वो 3:1 को आइडल रेशो माने, और कोई 4:1 को माने, राइट। तो क्योंकि वो उसमें उनका पैसा है, राइट। बट हाँ, मार्केट में अगर मैं कहूंगा कि क्या आइडल रेशो चलता है, दैट इज यू आर वेरी करेक्ट कि मार्केट में आइडल रेशो चलता है क्या, 2:1, आइडल रेशो 2:1, मतलब 1 रुपया इक्विटी का तो 2 रुपया उधार, ये चलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी, ओके फाइन। चलिए मैं कहाँ पर था, हाँ, हमने कहा ये तो बात हो गई दो चीज़ों की। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या नुकसान हैं डेब्ट के और इक्विटी के, राइट। क्योंकि हमने जो कैपिटल स्ट्रक्चर सीखना है, बेसिकली कैपिटल की क्या बनावट होनी चाहिए, वो यही बताएगा कि हमारे पास हमारे कैपिटल में कितना कंपोनेंट डेब्ट का हो, कितना कंपोनेंट इक्विटी का हो, और कितना कंपोनेंट किसका हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, राइट। एडीआर जीटीआर मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ द इक्विटी कैपिटल। मतलब हमारी कंपनी जो है इंडिया से बाहर अपने शेयर्स को लिस्ट कर रही है तो वो एडीआर जीटीआर में आ जाते हैं, राइट। बट है तो इक्विटी का पोर्शन, मतलब मोटा मोटा 3 ही है, डेब्ट, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव समझ लेते हैं। पॉजिटिव तो ये है कि भैया रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स है, 12% बोल दिया तो 12% देना पड़ेगा। 12% मतलब 12%, राइट। अगर कंपनी को प्रॉफिट आने वाले समय में ग्रो कर रहा है तो भी 12% का ब्याज, 12% का डिविडेंड देना होगा। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जबकि इक्विटी होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट के बढ़ने के साथ साथ कंपनी से बढ़ती रहती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन, हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं कि हमें 12% बोल दिया है, 12% ही चाहिए, राइट। अब प्रेफरेंस कैपिटल के अंदर एक ये तो पॉजिटिव है कि 12% फिक्स हो गया, राइट। और यही नेगेटिव भी है कि कंपनी में प्रॉफिट हो या ना हो, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे किया इस साल, अगले साल पे करो, नेगेटिव भी है। एक नेगेटिव ये भी है कि टैक्स डिडक्शन, टैक्स एक्सपेंस, प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर जो प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो भी टैक्स डिडक्टेबल नहीं होते, क्योंकि है तो डिविडेंड ना, है तो डिविडेंड मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है तो डिविडेंड यानी कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस नहीं है तो ये भी टैक्स के डिडक्शन के लिए, टैक्स के एक्सपेंस के लिए यूज नहीं होता। मतलब क्या है कि सर इंटरेस्ट 10%, मान लो 100 करोड़ का ये कैपिटल है, 100 करोड़ का 10% कितना हुआ, 10 करोड़। 10 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया तो 10 करोड़ का इंटरेस्ट पे करोगे तो खर्चा 10 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा, प्रॉफिट 10 करोड़ कम हो जाएगा।
तो इस 10 करोड़ का 30% यानी कि 3 करोड़ टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो हमें टैक्स का बेनिफिट हो गया, टैक्स सेविंग हो गई। बट अगर मैं कहता हूँ कि 100 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैं, 12% का प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो 12 करोड़ का जो है प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया। बट इस प्रेफरेंस डिविडेंड को एक्सपेंस नहीं मानते, इसलिए एक्सपेंस नहीं मान रहे तो इनकम नहीं कम हो रही। अगर इनकम कम नहीं हो रही तो टैक्स की सेविंग भी इन पर नहीं हो रही। तो जहां पर डिबेंचर्स पर टैक्स की बेनिफिट मिल रहा था, यहां पर टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। नेगेटिव है ये, राइट। पॉजिटिव क्या है, फिर से इसको इररिडीमेबल के फॉर्मेट में इशू कर सकते हैं, इसको जो है बहुत लंबे समय के लिए इशू कर सकते हैं। हाँ, कन्वर्जन वाले प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं कि इतने समय के बाद इनको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो ये पॉजिटिव है, राइट। एक नेगेटिव ये भी है कि अगर इनको हम टाइम पर डिविडेंड पे ना कर पाए तो ये भी हमारे अगेंस्ट में, मतलब कंपनी के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि भैया हमें प्रेफरेंस डिविडेंड, हमें डिविडेंड पे करो, नहीं पे करोगे तो आपकी कंपनी को बंद करवा देंगे, ताला लगवा देंगे। तो ये नेगेटिव भी है। ये प्रेफरेंस शेयर का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव भी है। एक पॉजिटिव क्या है कि प्रेफरेंस डिविडेंड को जो है वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो अगर कंपनी इक्विटी रेस करती है तो नया इक्विटी जो है वो वोटिंग राइट रखता है, कंपनी के हर एक काम काज में जो है अपनी टांग जरूर अड़ाएगा, राइट। मतलब कंपनी के काम में नया इक्विटी शेयरहोल्डर जो है अपना कंट्रीब्यूशन देगा, अपनी वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेगा, राइट। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होते। अब क्योंकि वोटिंग राइट नहीं होते तो हमारे जो करंट डायरेक्टर हैं, जो फिलहाल कंपनी चला रहे हैं, तो सब कुछ उनके हाथ में ही होता है। कंपनी के करंट डायरेक्टर जो जैसे मर्जी चाहे वो काम कर सकते हैं। ये भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पॉजिटिव है। तो मतलब ये कि सभी के सभी सोर्सेज ऑफ फंड्स का कुछ ना कुछ पॉजिटिव है और कुछ ना कुछ नेगेटिव है। हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा सोर्स ऑफ फंड्स हमारी कंपनी के लिए बेस्ट है। देखो, इसके लिए हमारे डायरेक्टर्स की, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है एक रणनीति, मतलब एक माइंड में एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है कि विच सोर्स वी नीड, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वी आर गोइंग टू डू, राइट। मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो कि हमारी कंपनी जो है एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है जो कि बहुत लंबा समय का है। सपोज आज हम एक पावर प्लांट लगाएंगे और 10 साल के बाद वो ऑपरेट करना शुरू करेगा, राइट। अगर 10 साल के बाद वो ऑपरेट करना शुरू, तो 5 साल के बाद ऑपरेट करना शुरू, उसके बाद जो है सेल्स शुरू होगा, फिर सेल होगी, सेल्स के लिए मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी एंड सो ऑन। तो इतने बड़े प्लांट के लिए उधार लेना, उधार पे करके हर साल इंटरेस्ट पे करना, फिर 5 साल 7 साल के बाद जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट होना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। उधार नहीं लेना चाहिए, इक्विटी रेस करना चाहिए, राइट। ताकि पैसा हम उधार लें तो वापस लेने की टेंशन ना हो। टाइम अगर 5 साल की जगह 6 साल 7 साल भी लग जाए तो हम प्रेशर में आना आ जाए कि पैसा जो है चुकाना है, इंटरेस्ट हमें हर साल चुकाना होगा। इट्स वेरी हम वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक थिंकिंग ऐसी भी हो सकती है कि हमें जो है अपनी एक आइडल रेशो मेंटेन करनी है। अगेन आइडल रेशो कैन बी 2:1, कैन बी 1.5:1, कैन बी 3:1, राइट। मतलब ये फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है कि हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या चाहता है। ये भी हो सकता है कि हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है रिटर्न ऑन इक्विटी पर फोकस करे, ROE समझते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग्स फॉर इक्विटी। जितनी भी अच्छी कंपनीज होती हैं डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, जितनी भी अच्छी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इस ROE को हमेशा मेंटेन करना चाहती है। अल्टीमेटली वो कहते हैं कि दैट द कंपनी बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के से रिलेटेड जो रिटर्न है दैट इज ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। तो वी हैव टू मेंटेन दैट। लाइक मैं आपको अच्छी कंपनीज का नाम देता हूँ। मैंने कहा आप आइडेंटिफाई करना TCS का ROE कितना है, आप आइडेंटिफाई करना
एक है कंपनी पेज इंडस्ट्रीज, उसका आरओई चेक करना। सो दे हैव ए वेरी वेरी गुड आरओई एंड दे ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन दैट आरओई ऑल्सो, कि हम कोई भी नया कैपिटल स्ट्रक्चर जो है चेंज करें बट हमारी आरओई में जो है चेंज नहीं होना चाहिए। एंड बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर, इनफैक्ट वॉरेन बफेट साहब जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है दैट मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कभी नहीं करूंगा अगर आरओई 15% से कम हो। अगर आरओई मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम इट शुड बी 15%। वॉरेन बफेट जी ने कहा कि आरओई जो है 15% से कम किसी भी कंपनी का नहीं होगा, अगर होना होगा तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मीन्स नया इन्वेस्टर भी हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आरओई देखता है, तो हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो भी ये डिसाइड करे कि आरओई वो क्या मेंटेन करना चाहता है। सो फॉर ऑन दिस बेसिस they have to decide that which kind of capital structure they should have to issue, right? But एक thumb rule भी है। thumb rule क्या है? that which capital structure companies has to issue is the capital structure where profit is maximum। क्या बोला? प्रॉफिट इज मैक्सिमम। नंबर 1, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस of funds at which EPS is maximum। So बेस्ट क्या है? जहां पर EPS मैक्सिमम हो, राइट? ये पहला बताया मैंने आपको। अब आई थिंक EPS मैक्सिमम समझ रहे हो ना, राइट? पहले हम लोग जो है एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, और इनकम स्टेटमेंट चलो बना लेते हैं, बनानी ही है हमने। और जब भी हमें ये देखना होगा कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट है, तो हम लोग सबसे पहले एक स्टेटमेंट ऑफ इनकम फॉर्म कर लेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर 1, कैपिटल स्ट्रक्चर 2 और कैपिटल स्ट्रक्चर 3 के बेसिस पर। जो भी आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे, गिवन होंगे, हमें ये डिसाइड करना होगा विच वन इज़ द बेस्ट वन। तो हम लोग डिफरेंट सोर्सेज पर जो है पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे विच इज़ EPS क्या है, और ये EPS कैसे निकालते हैं। हालांकि हमें मालूम है, फिर भी एक बार फिर से यूनिट्स इनटू सेल निकालेंगे। पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेल्स निकालेंगे, एंड देन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? अगेन यूनिट सोल्ड, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वैसे प्रोड्यूस होता है। एंड देन आपके पास डिफरेंस को क्या बोलते हैं? दैट इज कंट्रीब्यूशन। इसके बाद इसमें से हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस कर लेते हैं। कौन से वाली फिक्स कॉस्ट माइनस कर लेते हैं? ऑपरेटिंग। आपको याद होगा अगर लीवरेज आपने किया हुआ है तो लीवरेज में बताया था फिक्स कॉस्ट कैन बी ऑफ 2 काइंड, 1 इज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, नंबर 2 फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, राइट। इसके बाद आपके पास बचता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोल सकते हो, या इसको आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोल सकते हो, एक ही बात है। और इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, और अब आपके पास बचता है दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। ये जो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट है ये कैसे निकालते हैं? जितना भी डेप्ट अमाउंट होता है मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन द फेस वैल्यू। हमने ये ऑलरेडी सीखा हुआ है पर मान के चलते हैं कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं।
फिर इसमें से टैक्सेस माइनस करते हैं, टैक्सेस का जो भी रेट होगा वो रेट यूज़ करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसमें से हम लोग अपना प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, राइट। और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर, प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे होता है, फिर से रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पर अगेन हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता है। और अब जो आपके पास बच जाएगा ना, दैट इज कॉल्ड अर्निंग्स फॉर इक्विटी, बच जाएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी। और इस अर्निंग फॉर इक्विटी को हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर से, ठीक है, नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर से। और नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर, नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके आपके पास बचता है ईपीएस। ये नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालते हैं लाइक टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। जनरली फेस वैल्यू पर शेयर जो है वो 10 रुपये का होता है, राइट। बट अगर कुछ और गिवन है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। या टोटल मार्केट वैल्यू, भाई या तो टोटल मार्केट वैल्यू पता होगी आपको इक्विटी शेयर्स की, या फिर आपको टोटल फेस वैल्यू पता होगी। तो उसको अगर एक फेस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। या टोटल मार्केट वैल्यू अगर आपको पता होगी तो इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर से, मार्केट प्राइस पर शेयर वैल्यू बाई इक्विटी। तो इससे भी आपके पास नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगा, राइट। ये नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर निकाला हमने। अगर आपको नंबर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना है तो क्या करना होगा, टोटल फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिवाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर, और या फिर टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर, राइट। सो ये हमने निकाल दिया बेसिकली क्या, ईपीएस। अब ईपीएस जैसे ही हमने ये फाइंड कर दिया ना हर सिचुएशन के अंदर, तो यहाँ पर आया ईपीएस सपोज करो 2, यहाँ पर आया 2.5, यहाँ पर आया लेट अस से 2.2, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हमारा कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट होगा, इज द कैपिटल स्ट्रक्चर एट विच ईपीएस इज मैक्सिमम, जहाँ पे ईपीएस सबसे हाईएस्ट हो, सबसे ज़्यादा हो। सो सबसे ज़्यादा ईपीएस जो है हमने निकाल लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। सो आइडेंटिफाई इज द कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान नंबर 2। तो यहाँ पर जो भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा उस कैपिटल स्ट्रक्चर को हम कहेंगे दैट इज द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर एज पर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेथड। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेथड से हमने बोल दिया है कि हमारा जो ईपीएस है, वो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बेस्ट है, राइट। बट दैट इज द फर्स्ट मेथड, बट एक्चुअल में फर्स्ट मेथड इज नॉट ए गुड मेथड। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। आपको अगर कुछ याद होगा, कभी हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, राइट। मैं फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट एंड सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आवर ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव है दैट इज नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट इज बेसिकली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, है ना। सो यहाँ पर भी हम जब कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ फुल एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एज ए होल एक ऑब्जेक्टिव है, वही यहाँ पर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का भी एक ऑब्जेक्टिव है। सो हियर व्हाट वी मीन, हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो हमने ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ा था ना, वही यहाँ पर बेस्ट एक मेथड है कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या सिलेक्ट करेंगे। मैं इसको अभी और रिपीट कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट लिखने के बाद। बेस्ट स्ट्रक्चर is a combination, is a
sources of funds, at which shareholder wealth is मैक्सिमम। इसको आप बच्चों या तो वेल्थ मैक्सिमम बोल दो या फिर आप ऐसे बोल दो मार्केट प्राइस पर शेयर इज मैक्सिमम। या तो बोल दो भैया कि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमम हो, या फिर बोल दो मार्केट प्राइस पर शेयर जो है मैक्सिमम हो। बोथ हैव द सेम थिंग, सेम मीनिंग, राइट। सो फिर समझो, मैंने कहा से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाई? बिकॉज जब हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर से सॉरी अगर हम बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर तो लॉन्ग टर्म हमारा मतलब है तो इसका मतलब है कि हम लोग फिलहाल शॉर्ट टर्म के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर शॉर्ट टर्म मतलब है तो इसका मतलब है कि हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात नहीं कर रहे। तो जब बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है वो मिसिंग है कि हम कौन से प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। और एवरीबडी नोज कि अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म अपने आप से खत्म हो जाता है। लाइक यू, आप जो है एक प्रोफेशनल कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना आपने शॉर्ट टर्म जो है वो सेक्रीफाइस किया हुआ है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए ताकि आपका जो लॉन्ग टर्म जर्नी हो लाइफ की वो अच्छी हो, है ना। सो आपने शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस किया ताकि लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त होंगे जो कि शॉर्ट टर्म में अभी के अभी जॉब करना शुरू कर दिए हैं, राइट, और वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और वो आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि यार देखो मैंने जो है महीने के 25,000 रुपये कमाए, 30,000 रुपये कमाए, राइट। और आपको लग रहा है यार मैं भी जॉब करती तो मुझे भी 25-30,000 रुपये मिलते, राइट। अब उन्होंने क्या किया है, अपना उन्होंने लॉन्ग टर्म सेक्रीफाइस करके शॉर्ट टर्म में वो पैसा कमाने लग गए, राइट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप गलत कर रहे हैं और आपका दोस्त सही कर रहा है, राइट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अगर शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट को कंसिडर करती है तो शॉर्ट टर्म में सेल ज़्यादा करने की कोशिश करेगी, राइट। और शॉर्ट टर्म की में सेल ज़्यादा करने की कोशिश करेगी, प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेगी, और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हो सकता है वो सही रास्ते ना अपनाए, हो सकता है क्वालिटी कम करे, प्राइसिंग कम करे और क्वालिटी को भी कम करे और प्रोडक्ट और मैनिपुलेशन भी करे। तो इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए है, ये पता होना जरूरी है। तो इट्स नॉट वेरी इजी टू आइडेंटिफाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसके लिए। इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हम लोग काट देते हैं कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे, राइट। एक बता दिया शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है अल्टीमेट गोल हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी के पूरे शेयर होल्डर्स की है। शेयर होल्डर मतलब डायरेक्ट जो प्रमोटर हैं वो भी शेयर होल्डर हैं। मैंने अगर कंपनी में पैसा लगाया हुआ तो मैं भी शेयर होल्डर हूँ, अगर आपने भी उसी कंपनी में पैसा लगाया हुआ तो आप भी शेयर होल्डर हो। तो आप अगर ये चाहते हो कि आपकी कंपनी का EPS बढ़े, हाईएस्ट हो, तो ये हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव होगा। बट EPS जो हमारी कंपनी कमाती है, अर्न करती है, वो हमारे शेयर होल्डर के हाथ में नहीं आता ना। हमारी कंपनी जो कमाती है उसमें से हमारी कंपनी, हमारे शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड तो आता है, EPS नहीं आता, राइट। और साथ ही साथ कंपनी में जिस भी इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जो भी इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो इन्वेस्टर हमारी कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो इस कंपनी से एग्जिट करना चाहे तो उसको अपने द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे तो मिले, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मिले, राइट। मतलब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर जो है वो हाईएस्ट टू हाईएस्ट हो। आपने सुना होगा कि मुकेश अंबानी जो है इंडिया के बहुत टॉपेस्ट रिचेस्ट पर्सन में से एक है, राइट। नहीं, एक नहीं है, वही रिचेस्ट पर्सन है राइट नाउ।
वो क्यों है? क्या उनके पास कैश ज़्यादा है? नो, उनकी जो वेल्थ है, यानी कि उनका जो उन्होंने जितने शेयर्स परचेज किए हुए हैं मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, दैट इज वेल्थ ऑफ द मुकेश अंबानी जी, वो हाईएस्ट है। अगर रिलायंस कंपनी के शेयर के प्राइस को मैं कहूँ कि नहीं, ये जो है ना अब 2000 से कम हो गया, 800 हो गया, सपोज पहले 2000 का था, अब 800 हो गया, तो मुकेश अंबानी जी की वेल्थ भी उसी प्रपोर्शन से कम हो जाएगी। तो मुकेश अंबानी जी क्या चाहेंगे कि जो 2000 का प्राइस है वो आने वाले समय में 4000 हो जाए, फिर 5000 हो जाए, फिर 10,000 हो जाए। ऐसे ही मैंने भी अगर कंपनी में 20 शेयर परचेज किए हुए हैं तो मैं भी चाहूँगा कि मेरे द्वारा इन्वेस्ट किया गया जो पैसा है वो भी ग्रो हो। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूँ उस कंपनी का जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है, यानी कि वेल्थ ऑफ माई शेयर्स इन द कंपनी शुड इंक्रीज। दैट इज माई व्यू एज एन इन्वेस्टर, राइट। तो जो मेरा व्यू है, जो मुकेश अंबानी जी का व्यू है, और अगर आपने भी पैसा कंपनी में लगाया हुआ है जो आपकी थिंकिंग है, और हम लोगों की थिंकिंग पर ही कंपनी जो है रन कर रही है, तो कंपनी की थिंकिंग भी यही होनी चाहिए, राइट। सो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज द मैक्सिमाइजेशन of the wealth of the organization, यानी कि market price of the share. So that is the basically objective जो कि हमने आपको लिखाया, second objective. अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, चलो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है, बट इसको हम लोग अपने क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, है ना। सो दैट इज वन ऑफ द व्यू। तो इसके लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ना पी रेशो होता है, प्राइस अर्निंग रेशो, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। हमने यूट्यूब पे भी इसके बारे में कुछ वीडियो डाली हुई हैं, पी रेशो के बारे में बहुत डिटेल में बड़ा बताया हुआ है कि पी रेशो क्या होता है, क्यों होता है, दिस एंड दैट। तो उस पी रेशो के बेसिस पर, जैसे कि ईपीएस आ गया, तो वो जो प्राइस अर्निंग रेशो है ना, प्राइस अर्निंग रेशो, हम लोग पहले प्राइस अर्निंग रेशो निकालते हैं, राइट। और ईपीएस को अगर प्राइस अर्निंग रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बाद अब आपके पास जो बचता है दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस पर शेयर। और लेट अस से हमारे पास फर्स्ट प्लान में पी रेशो 10 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 12 है, राइट। अब इस केस में मार्केट प्राइस पर शेयर हो गया 2 गुना 10 यानी कि 20, एंड 8 इंटू 2.5 यानी 16, 20 अगेन, एंड हियर 24 एंड 6 नहीं 24 2.4 26.4 है ना। अब मार्केट प्राइस पर शेयर मैं बोलता हूँ कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर थर्ड केस में। तो इस केस में हम लोग जो है, अगर हम मार्केट प्राइस के बेसिस पर अपना सॉल्यूशन दे रहे हैं कि विच कैपिटल स्ट्रक्चर, विच कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ द फंड्स वी हैव टू सेलेक्ट, तो इस केस में हम लोग जो सिलेक्शन करेंगे दैट इज नॉट सेकंड पार्ट, दैट इज नॉट द सेकंड केस, बल्कि नाउ थर्ड केस। तो जो भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर 3 है, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर इफ वी आर गिविंग आवर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर और वेल्थ ऑफ द शेयर। तो मैंने कहा बेस्ट वे, एंड आई कैन से प्योर प्रैक्टिकल, प्योर कंप्लीटली, मतलब हम कहें कि एक सच में प्रैक्टिकल सोचें तो मार्केट प्राइस के बेसिस पर ही होना चाहिए। बट मार्केट प्राइस के बेसिस पर होने के लिए आपको क्या चाहिए, प्राइस अर्निंग रेशो। उसके बाद ही आप मार्केट प्राइस आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके बाद ही आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो विच वन इज द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। और प्राइस अर्निंग रेशो के लिए थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। प्राइस अर्निंग रेशो क्या होती है? प्राइस अर्निंग रेशो इज इक्वल टू, जनरली हमें गिवन होता है क्वेश्चन में, प्राइस मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस अर्निंग पर शेयर, दैट इज बेसिकली एंड generally given, right। एक एग्जांपल में
सपोज करो एक कंपनी का जो मार्केट प्राइस है लेटर से 1,000 रुपये का है, ऐसे कुछ भी ले लिया, राइट। और EPS जो है इस कंपनी का 40 रुपये का है, ये भी ऐसे कुछ भी ले लिया। कुछ समझाना चाह रहा हूँ तो मैंने इसमें कैलकुलेशन की है 0 0 और ये हो जाएगा 25/1, राइट। अभी 25/1 क्या शो कर रहा है? इफ EPS इज 1 देन मार्केट प्राइस इज 25, EPS is 1, the market price is 25. It means market price is 25 times of EPS. तो P रेशो बेसिकली क्या शो कर रही है कि हमारा जो मार्केट प्राइस है ना वो EPS के कंपैरिजन में कितने गुना है, कितने गुना मतलब कितने टाइम्स है। सो दैट इज P रेशो। तो ये निकलता कैसे है? मैंने कहा आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, ये या तो आपके पास EPS और मार्केट प्राइस गिवन होगा तो P रेशो निकल जाएगा, या P रेशो खुद ही आपके पास गिवन होगा, डोंट वरी अबाउट दिस, राइट। तो जनरली मार्केट प्राइस जो है मार्केट में कैसे आता है? डिमांड एंड सप्लाई से। EPS जो है वो बैलेंस शीट से आता है, तो उसको हम जब डिवाइड कर देते हैं तो P रेशो आ जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ P रेशो गिवन होगा, आपको पता होना चाहिए बस कि प्राइस अर्निंग रेशो होता क्या है, राइट। बेस्ड ऑन दिस अगर आप ये सब कर चुके हैं, समझ चुके हैं, सो एक बार इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, मैंने आपको ये क्या क्या बताया, क्यों क्यों बताया, और उसके बाद हम लोग आपके साथ इस पर एक बेसिक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, एंड दैट बेसिक न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन नंबर 9th। सो यू हैव नोट्स, आपके पास हमारे नोट्स हैं, तो आप हमारे क्वेश्चन हमारे नोट्स में देख रहे हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, राइट। क्वेश्चन रीड कीजिएगा, आई विल जस्ट कम बैक, राइट। क्वेश्चन रीड कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9, और एक बार जो मैंने आपको बताया अभी तक उसको एक बार रिकॉल जरूर कीजिएगा। देखो रिकॉल करने से ही अंडरस्टैंडिंग बनेगी, उसी से ही बेसिकली आपको याद रहेगा, रिटेंशन होगी, राइट। अदरवाइज तो फटाफट सब कुछ होता जाएगा और सब कुछ आंखों के आगे से निकल जाएगा, कुछ याद रहने वाला नहीं है, राइट। टेक 1 or 2 minutes and recap all these things, right। मिलते हैं नेक्स्ट